हेलो दोस्तों, आज है 10 सितंबर 2025 दिन बुधवार का, हिंदी तिथि आश्विन कृष्ण तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी बड़ी काम की खबरें जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ऐसी ताजा खबरों का वीडियो हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं, तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ भी आप फेसबुक, व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपका लाइक और शेयर हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। और हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत बड़ा राज भी खोलने वाले हैं, तो आगे आप देखते रहिए, आपको बहुत मजा आएगा। फिलहाल वक्त हो चला है खबरों का और बिना टाइम विलंब किए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आपको नेपाल में जो हालात अभी चल रहे हैं उसके बारे में जानकारी बताते हैं। नेपाल में प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिया है, उसके बाद भी वहां पर हिंसा का जो माहौल है वो कम नहीं हुआ है। संसद समेत कई इमारतें फूंक दी गई, शीर्ष नेताओं के साथ मारपीट हो रही है, सड़कों पर लात घूंसे चल रहे हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद भी नेपाल के कई इलाकों में मंगलवार को भी हिंसा जारी रही। प्रदर्शनकारियों ने संसद, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमंत्री आवास, सरकारी इमारतों, राजनीतिक दलों के कार्यालयों और वरिष्ठ नेताओं के घरों तक में आग लगा दी। कर्फ्यू के बावजूद भी वहां देश के विभिन्न हिस्सों में आगजनी, तोड़फोड़ और लूटपाट की कई बड़ी घटनाओं के बाद मंगलवार रात से ही वहां पर अब सेना ने कमान संभाली है। वैसे तो नेपाल में इस हिंसा के पीछे कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा छात्रों के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों में राजनीतिक वर्ग के खिलाफ कई कारणों को लेकर आम लोगों का एक बढ़ता आक्रोश झलक रहा है, जिसमें सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और कथित भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दे शामिल हैं। हालात आप देखिए, नेपाल हिंसा में पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया गया, मौत हो गई। पीएम ओली का इस्तीफा हो चुका है और संसद भवन में प्रदर्शनकारी घुस गए, सुरक्षा बलों के हथियार तक लूट लिए गए। कुल मिलाकर नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों से हालात बिगड़ गए हैं और पूरी दुनिया में अब चिंता का माहौल है। पूर्व पीएम जालानाथ खनाल के घर में आग लगा दी गई और ऐसे में उनकी पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार गंभीर रूप से जल गई। हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन वो बच नहीं पाई। देश में जारी हिंसक घटनाओं के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी पद से इस्तीफा दे दिया और सेना का एक हेलीकॉप्टर उन्हें सुरक्षित स्थान पर लेकर गया। आपको बताएं, राजधानी काठमांडू और आसपास के इलाकों में झड़पों और आगजनी में अब तक 22 लोगों की जानें जा चुकी हैं। 400 से ज्यादा लोग घायल हैं। पूर्व पीएम देउबा और उनकी पत्नी को घर में घुसकर पीटा गया। वित्त मंत्री को दौड़ा कर पीटा गया। नेपाल हिंसा की जो फोटोज आई है वो कई सारी फोटो तो ऐसी है जिन्हें हम दिखा भी नहीं सकते हैं। संसद भवन को फूंक दिया गया, पीएम ओली का निजी आवास तक जला दिया गया, राष्ट्रपति भवन में आग लगा दी गई और गृह मंत्री का निजी आवास पर भी भारी हमला हुआ। नेपाली कांग्रेस पार्टी ऑफिस में आगजनी हुई, संसद भवन पर कब्जा कर लिया गया, संसद भवन में लूटपाट तक हो गई, भारी उत्पात मचा, आर्मी प्रधानमंत्री ओली को सुरक्षित जगह पर ले गई। अब आपको बताते हैं नेपाल में युवाओं के आंदोलन की जो महत्वपूर्ण वजह है कि आखिर क्या ये हिंसा का मेन कारण रहा है। सबसे पहले आपको बताएं कि सोशल मीडिया पर जो सरकार ने वहां पर बैन लगाया, दरअसल हुआ क्या कि नेपाल की सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह पर बैन लगा दिया और ऐसे में आज का युवा, आपको मालूम ही है, जब फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप बंद हो जाएगा तो फिर युवा क्या करेगा, आपको पता ही है। तो ऐसे में युवाओं की कमाई पर गंभीर असर पड़ा। वैसे ही बेरोजगारी का माहौल है, तो ऐसे में युवाओं में बहुत बड़ा गुस्सा पैदा हो गया। इसके अलावा दोस्तों, वहां पर 4 साल में 3 ऐसे बड़े घोटाले हुए नेपाल में। गिरी बंधु भूमि स्वेप 2021 का ये मामला है, 54,600 करोड़ का ये मामला है। इसके अलावा एक ओरिएंटल कोऑपरेटिव 2023 से जुड़ा मामला जिसमें 13,600 करोड़ रुपए और एक कोऑपरेटिव मामला है जिसमें 69,600 करोड़ का एक घोटाला है। तो 4 साल में ये 3 ऐसे बड़े घोटाले हैं जिससे नेपाल हिल गया। इसके अलावा आपको बताएं, सियासी अस्थिरता भी वहां पर जबरदस्त है। 5 साल में वहां आपको पता ही होगा 3 प्रधानमंत्री आ गए, शेर बहादुर देउबा, पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड और अभी हाल ही के जो केपी ओली हैं। तो सियासी अस्थिरता भी वहां पर बहुत ज्यादा चल रही है। इसके अलावा वहां नेपाल में बेरोजगारी और असमानता भी बहुत ज्यादा हो रही है। बेरोजगारी दर वहां पर 10% से ज्यादा है और 20% लोगों के पास वहां आधी से ज्यादा संपत्ति है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा आपको मालूम ही है, विदेशी दबाव भी है, कभी अमेरिका कभी चीन का दबाव दिखता है और बैन के बावजूद भी सिर्फ टिकटॉक चालू रहा, तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से वहाँ दबाव की स्थितियां भी हैं। इसके अलावा आपको पता ही है, भारत से भी वो दूरी बनाना चाहता है। लिपुलेख विवाद और चीन से नजदीकियां उसकी ज्यादा बढ़ रही हैं। रिश्ते बिगड़ने से आर्थिक दबाव भी पड़ा और युवाओं में बेचैनी हुई। इसके अलावा जो सबसे बड़ा कारण भाई भतीजावाद, जिसे हम नेपोटिज्म कहते हैं, नेताओं ने रिश्तेदारों को वहाँ पर महत्वपूर्ण पद दे दिए, उनके बच्चों की विदेश यात्राएं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, महंगे ब्रांड यूज कर रहे हैं और पार्टियों से भी युवा नाराज हैं। तो ये 7 ऐसे बड़े कारण रहे जिसकी वजह से नेपाल में जो हालात आप देख रहे हैं वो बन रहे हैं। 5 साल में भारत के 3 पड़ोसी देशों में तख्ता पलट हो चुका है। श्रीलंका का आपको पता ही है, बांग्लादेश के हालात आपको पता ही है, म्यांमार के आपको हालात पता ही होंगे। अब नेपाल में दोस्तों हालात ये हो रहे हैं कि नेपाल सरकार ने जो बैन लगाया था सोशल मीडिया पर वो तो वापस ले लिया है, लेकिन आपको जाहिर सी बात है गुस्सा इतना जल्दी खत्म होने वाला है नहीं। तो फिलहाल जो माहौल है अभी काफी तनावपूर्ण बना हुआ है और जब सोशल मीडिया बंद हो जाएंगे तो आपको बताएं, नेपाल में सोशल मीडिया का जो कारोबार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। साल 2024 में वहाँ ये बढ़कर 185
$85 अरब से ज्यादा का हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि कितने लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और अर्निंग का जो सोर्स है वो चल रहा है। तो ऐसे में जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद हो जाएंगे, लोगों के पास रोजगार की कमी होगी, तो निश्चित रूप से गुस्सा तो होंगे ही। इसके अलावा आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नेपाल में हुई हिंसा को हृदय विदारक बताते हुए जानकारी दी और कहा कि कैबिनेट सुरक्षा समिति में पड़ोसी देश के हालात पर विस्तार से चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लिए नेपाल में स्थिरता, शांति और समृद्धि बेहद जरूरी है और उन्होंने नेपाल के नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। नेपाल पर भारत की भी नजर है। पीएम मोदी ने कहा कि वहाँ की स्थिति हृदय विदारक है और लोग शांति बनाए रखें। नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों के कारण स्थितियां काफी बिगड़ चुकी हैं और वहाँ अराजकता का माहौल व्याप्त है। नेपाल का लोकतंत्र लपटों में जल रहा है। गहराते संकट पर रूस ने भी कहा कि राजनीतिक संकट का शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए। रूस ने अपने नागरिकों को फिलहाल नेपाल की यात्रा नहीं करने की सलाह भी दी है और इस संकट का शांतिपूर्ण समाधान निकालने की अपील की है। हालात ये हो रहे हैं दोस्तों कि नेपाल में बीच सड़कों पर नेता पीट रहे हैं। विदेश मंत्री आरजू को लात घुसे मारते हुए भी वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा। इधर खबर है कि नेपाल में 5000 भारतीय पर्यटक भी फंसे हुए हैं। 1000 को निकाल लिया गया है और सरकार अभी रेस्क्यू में जुटी हुई है। काठमांडू, पोखरा जैसे पर्यटन स्थल प्रभावित हैं। भारत सरकार ने बचाव अभियान शुरू किया और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से नेपाल विद्रोह आंदोलन जो चल रहा है और हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने भी नेपाली दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी है। और वैसे आपको बताएं, नेपाल में जब से केपी शर्मा ओली की सरकार सत्ता में काबिज हुई है, तभी से नेपाल के राजनीतिक और रणनीतिक संबंध कुछ खास अच्छे तो नहीं रहे। वहीं नेपाल चीन के करीब आता हुआ जरूर दिखाई दिया। मौजूदा समय में नेपाल के युवा या फिर यूं कहें कि जेएनसी जो अभी यूथ हैं, वो सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं और सरकार के खिलाफ उनका विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। कई मुद्दे शामिल हैं और ताजा मुद्दा सोशल मीडिया ऐप पर प्रतिबंध लगाना, वहीं भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और भारत से दूरी, ऐसे कई सारे तमाम मुद्दे हैं जो नेपाल के युवा भी सड़कों पर लेकर आ गए हैं। अब आपको बताएं कि भारत भी इस पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुए हैं और इसका कारण भी है। भारत के कुछ राज्यों, खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों की सीमाएं नेपाल से मिलती हैं और इसके अलावा नेपाल भारत के लिए काफी स्पेशल भी है। नेपाल भारत का 14वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है, जहां पर भारत नेपाल को $7 बिलियन से ज्यादा का सामान एक्सपोर्ट करता है। वहीं नेपाल से $1 बिलियन से ज्यादा का सामान खरीदता भी है। इसके अलावा नेपाल में उथल पुथल से दिल्ली, काठमांडू की कई उड़ानें भी ठप हो गई। अस्थायी रूप से सुविधाएं बंद की गई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आज एक बड़ी बात और राज आपको बता देते हैं। कई सारे दोस्त और मित्र हमें लगातार ऐसा कमेंट करते रहते हैं कि क्या आप ही डीएलएस न्यूज हैं या आप अलग हैं। तो सबसे पहले तो आपको बताएं, आप जिस चैनल पर ये वीडियो भी देख रहे हैं, इस चैनल का नाम है माई स्मार्ट गाइड। प्यार से लोग एमएसजी भाई भी कहते हैं। अब आप देखिए, अगर आपको यूट्यूब चलाते हैं, आपको मालूम ही है, किसी भी चैनल के बारे में अगर जानकारियां लेनी होती हैं तो उस चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर हम देखते हैं। तो अबाउट सेक्शन में जाकर आप देखिए कि माई स्मार्ट गाइड जो चैनल है वो साल 2016 में आया था, 5 नवंबर 2016 में आया था। और डीएलएस न्यूज आप देखिए 5 जुलाई 2017 में आया था। तो आप देख सकते हैं कि दोनों चैनल बिल्कुल अलग अलग तरह से काम करते हैं। डीएलएस भाई के बारे में कहें तो वो हमारे सीसीआई है, हमारे भाई हैं। वो अपने अंदाज में काम करते हैं, हम हमारे अंदाज में काम करते हैं। जिनको जो पसंद आता है वो देखता है और सुनता है। साल 2016 में हमारे इस सफर की शुरुआत हुई थी और तब से लेकर आज तक आपका प्यार और सपोर्ट हमें लगातार मिल रहा है और ये दोस्ती का सफर ऐसे ही चलता रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब दोस्त शायद कमेंट नहीं करेंगे कि आप ही डीएलएस है या आप ही माई स्मार्ट गाइड है। हम माई स्मार्ट गाइड है और हम अपने अंदाज में आपके लिए खबरें प्रस्तुत करते हैं, मेहनत करते हैं। डीएलएस भाई अपने हिसाब से मेहनत करते हैं, वो उनके हिसाब से खबरें लाते हैं, है ना। ये तो खबरों को लाने का, प्रस्तुत करने का सबका अलग अलग अंदाज है। चलिए फिलहाल अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति बनेंगे। 452 वोट मिले हैं। पीएम मोदी ने जीत की बधाई दी है। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने जीत हासिल की है। उन्हें 452 वोट मिले हैं, जबकि इंडी गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। कुल 767 सांसदों ने मतदान किया, जिसमें से 15 वोट रद्द हो गए। सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे। साथ ही फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नो अब देश के वहां नए प्रधानमंत्री होंगे। करंट अफेयर्स में कई बार सवाल पूछ लिया जाता है। इसके अलावा बच्चों से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सोशल मीडिया पर एसएससी पेपर का एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। आयोग ने एक सख्त नोटिस जारी किया है। डिस्कशन शेयरिंग पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं और 10 साल तक की जेल का प्रावधान भी है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी आप जानते ही हैं। एसएससी ने अपने एग्जाम पेपर का सोशल मीडिया पर एनालिसिस, डिस्कशन और शेयरिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। आयोग ने इस संबंध में एक नोटिस भी जारी किया और कहा कि ऐसा करने वालों पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या 10 साल तक की कैद की सजा भी हो सकती है। एसएससी ने नोटिस में लिखा है कि सभी कंटेंट क्रिएटर्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और टीचर्स को सचेत किया जाता है कि वे किसी भी एसएससी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन, एनालिसिस या डिसेमिनेशन शेयर ना करें और इसका उल्लंघन करने पर पीईए एक्ट 2024 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने साफ साफ कहा कि कई सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म
पर जारी या फिर खत्म हो चुके एसएससी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन और एनालिसिस देखा गया है और इससे परीक्षा की जो सूचिता है वो भंग होती है। वहीं दिल्ली में एसएससी एग्जाम की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटर सब कह रहे हैं कि आयोग का यह फैसला पूरी तरह गलत है। एग्जाम की तैयारी में सबसे पहले बच्चों को पुराने पेपर की तैयारी कराई जाती है और ऐसे में सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चों पर इसका सबसे ज्यादा असर होगा। अब देखते हैं आगे और क्या अपडेट्स आते हैं, आपको शेयर करेंगे। फिलहाल तो ये अपडेट है। मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। शहडोल में डोमिनोज कंपनी के एक पिज्जा में 6 से अधिक कॉकरोच रेंगते मिले और इसकी शिकायत फूड एंड सेफ्टी अफसर से भी की गई। दरअसल शहडोल सीएसपी महेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह ने सोमवार रात डोमिनोज पिज्जा और कुछ अन्य खाने का सामान ऑनलाइन ऑर्डर किया था। कुछ समय बाद डिलीवरी बॉय ने उनके घर सामान पहुंचा दिया। ब्रिजेंद्र सिंह ने बताया कि जब पिज्जा का बॉक्स खोला गया तो उसमें 6 से ज्यादा कॉकरोच रेंगते हुए मिले और इस घटना के बाद ब्रिजेंद्र तुरंत डोमिनोज के स्टोर पहुंचे। उन्होंने पिज्जा और कॉकरोच दिखाए तो वहां मौजूद कर्मचारियों ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए पैसे वापस करने और दूसरा पिज्जा देने की पेशकश की। हालांकि ब्रिजेंद्र ने दोनों ऑफर ठुकरा दिए। पिज्जा का बॉक्स खोलने पर उसमें कॉकरोच दिखे। उन्होंने इसका वीडियो भी बनाया, फूड सेफ्टी ऑफिसर से शिकायत भी की। अब आगे इस मामले की जांच होगी। चलिए बड़ी खबर आईफोन से जुड़ी हुई आ रही है। आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स लॉन्च हो गए। एप्पल ने मंगलवार को अपना एक कार्यक्रम आयोजित किया और इस कार्यक्रम में कई नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारियां दी। एप्पल वॉच सीरीज 11, अल्ट्रा 3 एंड ऐसी भी लॉन्च हुए हैं। नई डिजाइन और हेल्थ फीचर के साथ एप्पल की 3 नई स्मार्ट वॉच भी लॉन्च हुई है। आईफोन 17 एयर भी लॉन्च हुआ और ये एप्पल का सबसे पतला फोन होगा। साथ ही एप्पल ने iOS 26 की रिलीज डेट का भी ऐलान किया है। iOS 26 का स्टेबल अपडेट 15 सितंबर से रोल आउट होगा और इस अपडेट में लिक्विड ग्लास डिजाइन खास है। ओएस में कई महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिलेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं बड़ी खबर, आप देखिए जीएसटी रेट को लेकर आ रही है। ग्राहकों को चीट नहीं कर पाएगी कंपनियां, पुराने स्टॉक पर 2 MRP लिखने पड़ेंगे। सरकार का एक बड़ा आदेश आ गया है। सरकार ने साफ कर दिया कि जीएसटी दरों में बदलाव का फायदा अब सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा और इसके लिए कंपनियों को अपने पुराने और बिना बिके माल पर नया MRP लिखना अनिवार्य होगा। कंपनियां पुराने पैक पर नया दाम स्टिकर, स्टैंप या प्रिंट करके भी लिख सकती हैं, लेकिन ध्यान रहे कि पुराना MRP भी साफ साफ दिखाई देना चाहिए। यानी कंपनियों को पुराने MRP के साथ अब नया MRP भी लिखना पड़ेगा। त्योहारों से पहले ग्राहकों को ये बड़ी राहत मिली है। मतलब ये हुआ कि अब अगर किसी प्रोडक्ट पर टैक्स कम हुआ है तो उसकी कीमत भी अब उतनी घटानी पड़ेगी। आपको बताएं 22 सितंबर से बिस्किट, टूथपेस्ट जैसे प्रोडक्ट सस्ते मिलेंगे। सरकार ने कंपनियों को पुराने स्टॉक की MRP बदलने की इजाजत दी है। 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल ने कई सामानों पर टैक्स रेट घटाने का ऐलान किया था। जीएसटी में अब 4 की जगह केवल 2 स्लैब ही होंगे, 5% और 18%। और ऐसे में आम जरूरत की कई सारी चीजें जैसे साबुन, शैम्पू, एसी, कारें वगैरह भी सस्ती होगी। 22 सितंबर से ये नया अपडेट लागू होने वाला है। साथ ही आप देखिए स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देकर बनाए जन आंदोलन। टैरिफ विवाद के बीच पीएम मोदी की सांसदों से अपील भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सांसदों से स्वदेशी मेला आयोजित करने का आग्रह किया ताकि स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा मिले और ये एक जन आंदोलन बने। चुनाव आयोग ने नए राजनीतिक दलों के पंजीकरण में सख्ती दिखाई है। पंजीकरण के दौरान लिए जाने वाले सदस्यों के शपथ पत्रों में से 20 की जांच होगी। गड़बड़ी मिलने पर आवेदन रद्द होगा और कार्रवाई की जाएगी। वहीं देखिए आप, भारत ने 67 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा कर दिया है। अटारी वाघा बॉर्डर से वतन को लौटे। कोई प्यार में पड़कर तो कोई घर से झगड़ा करके आया था। भारत ने 67 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा कर दिया है और ये कैदी मंगलवार को अटारी वाघा बॉर्डर से पाकिस्तानी अधिकारियों को सौंपे गए। रिहा किए गए कैदियों में 53 मछुआरे और 14 सिविल कैदी शामिल हैं, जो अलग अलग जेलों में वर्षों तक अपने परिवारों से दूर रहकर सजा काट रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर को हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण किया गया। ऊपर से पीएम मोदी को टूटे हुए पहाड़, बर्बाद सड़कें और पुल, पानी में डूबे खेत और घर और साथ ही उफनती नदियां दिखाई दी। हिमाचल प्रदेश में पीएम मोदी ने प्रभावित लोगों से मुलाकात की और 1 साल की नीतिका को गोद में भी उठाया। साथ ही उन्होंने हिमाचल प्रदेश को 1500 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान भी किया। वहीं पंजाब में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालात का जायजा लिया। पीएम मोदी ने पीड़ित परिवारों से बातचीत की, उनकी समस्याएं भी सुनी और 1600 करोड़ रुपए की राहत राशि देने का वादा किया है। वहीं पंजाब सरकार ने 20,000 करोड़ की मांग की है। अब साथ ही खबरें आ रही हैं 11 या 12 सितंबर को पीएम मोदी उत्तराखंड भी आएंगे। आपदाग्रस्त क्षेत्रों के हवाई सर्वेक्षण के बाद दून में बैठक करेंगे। वहीं बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि एक शिक्षित और स्वतंत्र महिला अपनी मर्जी से एक शादीशुदा पुरुष के साथ संबंध रखती है तो वह ये दावा नहीं कर सकती है कि उसे गुमराह किया गया या फिर शोषित किया जा रहा है। वहीं ऐश्वर्या राय AI जनरेटेड कंटेंट के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची है। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई और बिना इजाजत उनकी फोटो, नाम, पहचान और AI जनरेटेड कंटेंट के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कोर्ट से कहा कि उनके पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। कुछ तस्वीरें AI से बनाई गई है और वो पूरी तरह फेक हैं। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, भारत में बिना रेयर अर्थ वाले इलेक्ट्रिक मोटर का ट्रायल हुआ है। चीन पर निर्भरता कम करने की ये बड़ी तैयारी। दुनिया का 70% रेयर अर्थ मटेरियल जो है वो चाइना के पास है। इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी EV के लिए मोटर बनाने में इस्तेमाल होने वाले रेयर अर्थ मेटल
तल पर चीन के बढ़ते नियंत्रण और निर्यात प्रतिबंधों से निपटने के लिए भारतीय कंपनियां अब बिना रेयर अर्थ वाले मोटर का परीक्षण कर रही हैं। इधर आप देखिए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में चंडीगढ़ 8वें स्थान पर रहा। पिछले बार से 19 पायदान ऊपर पहुंचा है। 7 फरवरी से T20 वर्ल्ड कप 2026 शुरू हो सकता है। भारत और श्रीलंका में होगा। 8 मार्च को अहमदाबाद में फाइनल की भी संभावनाएं हैं। 2026 का मेंस T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू हो सकता है। इधर बड़ी खबर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में 400 वैज्ञानिकों ने रोल निभाया। इसरो प्रमुख ने जानकारी दी है। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने खुलासा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उपग्रह सहायता प्रदान करने के लिए 400 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने 24 घंटे काम किया। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए, चीन से तस्करी कर भारत आया 1064 किलो सोना। ईडी की जांच में यह खुलासा हुआ है। चीन के बॉर्डर से देश में आने वाले विदेशी सोने की जांच को लेकर कई खुलासे हुए हैं और आपको बताएं महज 1 साल में चीन से तस्करी करके 1064 किलो सोना भारत लाया गया, जिसे दिल्ली के बाजारों में बेचा जा रहा था। बड़ी खबर है गुजरात से। गुजरात में जन विश्वास विधेयक 2025 पारित हो गया है। चुनाव आयोग की बड़ी तैयारी हो रही है। देश भर में SIR शुरू करने को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। चुनाव आयोग आज बुधवार यानी 10 सितंबर को देश भर में मतदाता सूची की समीक्षा यानी SIR कराने की रूपरेखा को अंतिम जामा पहनाएगा और इसके लिए चुनाव आयोग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ आज बैठक करने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी विधायक की गिरफ्तारी का विरोध देखा गया। कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने डोडा और जम्मू कश्मीर के अन्य हिस्सों में भी विरोध प्रदर्शन किया। माइक्रोसॉफ्ट 2026 से कर्मचारियों के लिए ऑफिस में 3 दिन काम अनिवार्य करेगी। नई नीति रेडमंड मुख्यालय से शुरू होकर अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय कार्यालयों में लागू होगी। माइक्रोसॉफ्ट ने मंगलवार को यह बड़ी घोषणा की है और कहा कि अगले साल से ही उसके कर्मचारियों को सप्ताह में 3 दिन ऑफिस में काम करना अनिवार्य होगा। वहीं देखिए आप दिल्ली से जुड़ी खबरें। CM रेखा गुप्ता की सुरक्षा में बदलाव। CRPF आंतरिक और दिल्ली पुलिस बाहरी घेरा संभालेगी। यात्रा पर जेड सुरक्षा मिलेगी। कांग्रेस बिहार के बाद अब दिल्ली में भी निकालेगी मतदाता अधिकार यात्रा और इसकी शुरुआत बुधवार को मुस्तफाबाद से होगी। प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने मंगलवार को पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी साझा की है। बड़ी खबर है दिल्ली सरकार का व्यापारियों के हित में बड़ा फैसला हुआ है। सालों से सील की गई संपत्तियां खुलने की उम्मीद जगी है। दिल्ली में भाजपा सरकार व्यापारियों के हित में फैसले ले रही है। 2018 से सील संपत्तियों को राहत देने की तैयारी है, जिससे व्यापारियों और निवासियों को फायदा होगा। वहीं दिल्ली जू में बर्ड फ्लू के बाद एवियन इन्फ्लुएंजा का प्रकोप देखा जा रहा है। अब तक 17 पक्षियों की जानें चली गई हैं। दिल्ली पुलिस ने 800 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए हैं। 151 मालिकों को तो अपना मोबाइल मिल भी गया है। दिल्ली में 22 IAS और 17 दानिश अधिकारी इधर उधर हुए हैं। दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 22 IAS और 17 दानिश अधिकारियों का तबादला किया है। साथ ही आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामान्य वर्ग के साथ खुली प्रतियोगिता में शुल्क या फिर ऊपरी आयु सीमा में छूट पाने वाले आरक्षित वर्ग के प्रतिभागियों को अनारक्षित श्रेणी में नहीं माना जाएगा। अगर भर्ती नियम रोक लगाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अपडेट दिया है। इधर आप देखिए कानून की नजर में तो अपराध है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रेप के दोषी की सजा को क्यों माफ किया, एक बड़ा अपडेट आया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 की विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए नाबालिग से रेप के दोषी की सजा को माफ कर दिया है। कोर्ट ने पीड़िता के पुनर्वास और उसकी बेटी की पढ़ाई का इंतजाम करने का आदेश दिया है। होता ना दोस्तों कि कई बार कानून धरा रह जाता है और कोर्ट को मामलों की परिस्थितियों को देखते हुए कानून से परे जाकर न्याय करना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। नाबालिग से दुष्कर्म कानून की निगाह में गंभीर अपराध तो है, ये आपको पता ही है, लेकिन पीड़िता ऐसा नहीं मानती है और पीड़िता ने उसे बचाने के लिए एड़ी से चोटी एक कर दी। कर्ज लेकर लाखों रुपए कानूनी लड़ाई में खर्च कर दिए। छोटी बच्ची साथ में लिए दर दर भटकी और पीड़िता का संघर्ष देखकर सुप्रीम कोर्ट का दिल भी पसीज गया और कोर्ट ने आखिरकार अभियुक्त को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी तो ठहराया, लेकिन उसकी सजा जो है वो माफ कर दी। शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 में प्राप्त विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ये फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि ये मामला सभी की आंखें खोलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में राइट टू प्राइवेसी ऑफ एडोलसेंट के नाम से स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा था। कोर्ट ने माना कि इस मामले में पीड़िता के परिवार ने, समाज ने, कानूनी तंत्र ने पीड़िता के साथ पहले ही बहुत अन्याय किया है। पीड़िता ने बहुत तनाव और कष्ट झेला है और अब उसके पति को जेल भेजकर कोर्ट उसके साथ और अन्याय नहीं कर सकता। कोर्ट ने कमेटी की रिपोर्ट भी देखी, न्याय मित्र के सुझाव देखने के बाद फैसला सुनाया और कहा कि पीड़िता घटना को गंभीर अपराध नहीं मानती, जिसके कारण उसे इतना झेलना पड़ा और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि पीड़िता को शुरुआत में जानकारी नहीं दी गई। ये हमारे समाज की, हमारे कानून तंत्र की और उसके परिवार की खामियों को उजागर करता है। कोर्ट ने कहा कि मामले को देखने के बाद उन्हें लगता है कि अगर अभियुक्त को जेल भेजा गया तो सबसे ज्यादा पीड़िता ही भुगतेगी। दरअसल दोस्तों हुआ क्या कि पश्चिम बंगाल के इस मामले में 14 वर्षीय पीड़िता से 25 वर्षीय युवक ने दुष्कर्म किया था, जिसके लिए निचली अदालत ने पोक्सो कानून में 20 साल की सजा सुनाई थी और इस केस के तथ्यों के मुताबिक पीड़िता युवक से प्यार करती थी और वह स्वयं घर से भागी थी और उसने फिर अभियुक्त से शादी भी कर ली और अभी उसकी एक छोटी सी बच्ची भी है और अब उसकी सारी चिंताएं अपने पति को बचा
बचाने में और छोटे से परिवार को साथ रखने की है। तो एक बहुत बड़ा मामला बन गया और अभी सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है, इसलिए आपको इतना विस्तार से बताया गया। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए बिहार से आ रही है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 25 एजेंडों पर मुहर लगी है। पटना के 176 नए थानों में सीसीटीवी लगेंगे। सेविका और सहायिका के मानदेय में भी बढ़ोतरी हो गई है। अब आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय में बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना को भी मंजूरी मिली है। बिहार में शहरी कारोबारियों को संपत्ति कर में 50% तक की छूट भी मिलेगी। इधर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी आई गई। अभी आपने देखा बिहार में 466 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। नीतीश सरकार औद्योगिक विकास करेगी। साथ ही खबर आ रही है कटिहार के मखाना उद्योग को नई दिशा मिलने की उम्मीद जगी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 10 सितंबर को कटिहार पहुंच रही हैं। साथ ही बिहार से एक और बड़ी खबर देखिए सभी लाइसेंसधारी शस्त्र धारकों को अपनी पिस्टल, रिवॉल्वर, राइफल, बंदूक का सत्यापन अपने तय किए गए थाने में उपस्थित होकर कराना होगा। पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन 15 सितंबर को पीएम मोदी और सीएम नीतीश उद्घाटन करेंगे। कटिहार में जेडीयू ने तैयारियों की समीक्षा की है। वहीं बिहार में बहुजन समाज पार्टी ने भी बड़ा ऐलान किया है। आज 10 सितंबर से सर्वजन हिताय जागरूकता यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा कैमूर से शुरू होकर वैशाली में समाप्त होगी और इसमें कई जिले शामिल होंगे। इधर ये खबर आ रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 और 27 सितंबर को पटना में बीजेपी नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर बैठकें करेंगे। सीट शेयरिंग, प्रत्याशियों के चयन और प्रचार अभियान पर भी चर्चाएं की जाने की उम्मीद है। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए हरियाणा के झज्जर जिले के गांव माजरा की करीना कादियान ने CSIR UGC नेट परीक्षा में देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। किसान परिवार से संबंध रखने वाली करीना ने 10 से 12 घंटे की लगातार मेहनत के दम पर ये सफलता अर्जित की है। नेट का रिजल्ट 4 सितंबर को घोषित हुआ था। वहीं हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड की बैठक भी हुई और इस बैठक में माता मनसा देवी परिसर में चल रहे विकास कार्यों का मुख्यमंत्री ने रिव्यू किया। वहीं एनीमिया नियंत्रण में हरियाणा की बड़ी उपलब्धि, देश में दूसरे स्थान पर। हरियाणा ने एनीमिया उन्मूलन की दिशा में ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है। लद्दाख में हिमस्खलन हुआ, 3 जवान शहीद हो गए। कुल्लू में भी लैंडस्लाइड की घटना हुई, 5 लोगों की जानें चली गई। साथ ही बड़ी खबर आ रही है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जोधपुर की रिसर्च टीम ने जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी जेन AI के क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। AI के जरिए जाम और सड़क हादसे का समाधान निकाला। IIT जोधपुर ने यह अहम सफलता हासिल की। दिमाग की परेशानियों पर भी निगरानी रख सकते हैं। वहीं चंडीगढ़ में 20 सितंबर से होगी प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन। नक्शा पायलट की बैठक में फैसला हुआ, 20 टीमें लगाई गई हैं। हरियाणा में 6000 नए राशन डिपो भी खुलेंगे। करीब 2000 डिपो सिर्फ महिलाओं को मिलेंगे। उम्र और शिक्षा की भी शर्त CM से मंजूरी मांगी गई है। सरकार प्रदेश में 6000 नए राशन डिपो खोलने जा रही है और इसमें महिलाओं को 33% आरक्षण भी मिलेगा। साथ ही आपको बताएं हरियाणा में खेल नर्सरियों में खिलाड़ियों की बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी। खुराक भत्ते का फर्जीवाड़ा भी रुकेगा। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है निजी स्कूलों में यानी प्राइवेट स्कूलों में दुर्बल एल आबिद समोर 1 लाख रुपए वार्षिक आय वाले परिवार के बच्चों को निःशुल्क एडमिशन दिलाने के लिए लागू किया गया शिक्षा का अधिकार यानी RTE कानून के नियम अब और सख्त कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में अपात्रों को लाभ लेने से रोकने के लिए अब शिक्षा विभाग के साथ ही दाखिला प्रमाण पत्रों की जांच अब संबंधित विभाग भी करेंगे। दोहरे सत्यापन के साथ ही बच्चे और अभिभावक का आधार कार्ड भी अनिवार्य कर दिया गया है। निजी स्कूलों में प्रवेश न मिलने की शिकायतें मुख्यमंत्री के जनता दरबार में उठती रही हैं। अब फर्जी दस्तावेजों पर कार्रवाई भी होगी। RTI नियमों में बदलाव किया गया है। यूपी से जुड़ा बड़ा अपडेट था। इधर आप देखिए नेपाल सीमा से सटे यूपी के कई जिलों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। CM योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे कड़ी निगरानी के निर्देश जारी किए हैं। वहीं पुलिस सोशल मीडिया पर भी लगातार निगरानी रख रही है। साथ ही आप देखिए त्योहारी सीजन को देखते हुए उत्तर प्रदेश में इस बार निर्बाध बिजली मिलेगी। पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष ने निर्देश दिए हैं। शुभांशु शुक्ला को डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि दी गई। साथ ही 53,000 से अधिक विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की गई। AKTU दीक्षा समारोह से जुड़ा अपडेट भी आया है। वहीं उत्तर प्रदेश में इंटर कॉलेज में प्रवक्ता की योग्यता में बड़ा बदलाव हुआ है। अब PG के साथ BEd भी अनिवार्य हुआ। शासनादेश जारी हो गया है। इधर आप देखिए कानपुर फ्लड से जुड़ी खबर। गंगा का जल स्तर और बढ़ गया है। कटरी, बिठूर और शहरी क्षेत्र के 22 गाँव में हालात बिगड़ गए हैं। फसलें जलमग्न है। लगातार बारिश, नरोरा बांध और हरिद्वार से छोड़े गए पानी के कारण मंगलवार को गंगा का जल स्तर 114.96 मीटर पर पहुंच गया। बाढ़ से कानपुर का कटरी क्षेत्र जलमग्न देखा गया। लगातार बारिश की वजह से चंबा में भूस्खलन के खौफ के साए में पूरा गांव उपायुक्त से समाधान की गुहार लगाई है। चंबा के धीमला पंचायत के 3 गांव भूस्खलन के खतरे से जूझ रहे हैं। सेवानिवृत्त IAFS अधिकारी कृष्ण मोहन बने श्री राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य। बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। मध्य प्रदेश कैबिनेट का बड़ा फैसला आप देखिए नगरीय निकाय चुनाव में अध्यक्ष का प्रत्यक्ष चुनाव 2027 से लागू होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और सबसे बड़ा बदलाव नगरीय निकाय चुनाव से जुड़ा है, जिसके तहत अब नगर पालिका और नगर परिषदों के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। ये व्यवस्था साल 2027 के आम चुनाव से लागू हो जाएगी। वहीं बैठक में वाहनों की स्क्रैप नीति पर भी बड़ा निर्णय लिया गया, जिसके तहत पुरानी गाड़ियां स्क्रैप करने पर नई गाड़ी खरीदने में
15% मोटर रियायत की छूट मिलेगी। साथ ही बैठक में यह भी तय हुआ कि 17 सितंबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा चलाया जाएगा और इस दौरान मुख्यमंत्री जिलों का दौरा करेंगे और कार्यक्रमों में शामिल होकर योजनाओं की समीक्षा करेंगे। गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए मध्य प्रदेश सरकार की पहल शुरू होगा AI जनरेटेड सुमन सखी चैटबॉट। ये चैटबॉट मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा विकसित किया गया है। चैटबॉट की भाषा हिंदी होगी और ये 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। सभी वर्ग के लोग इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे। छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में निवेशकों को कई तरह की रियायतें और प्रोत्साहन देने का फैसला भी किया गया। मसलन ब्याज अनुदान, पूंजी लागत पर अनुदान, GST प्रतिपूर्ति, बिजली शुल्क में छूट, भूमि बैंक से जमीन लेने पर शुल्क में रियायत, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबरें देखिए। धर्मांतरण पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगेगा, उम्र कैद तक की सजा होगी। संस्थाओं पर बुलडोजर चलेगा। हंगामे के बीच विधानसभा में बिल पास हो गया है। धर्मांतरण विरोधी बिल में कड़े प्रावधान किए गए हैं। बिल पर बहस में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस विधायक इस दौरान हंगामा करते रहे। इधर आप देखिए, ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती में पूर्व सैनिकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर SLP वापस ली। राजस्थान में ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती में पूर्व सैनिकों की भर्ती का रास्ता अब साफ हो गया है। वहीं देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के 14 सब्जेक्ट की आंसर की जारी हो गई है। कैंडिडेट्स ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। राजस्थान में टेबलेट्स पर होंगे भर्ती एग्जाम, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा। फिलहाल परीक्षण चल रहा है और परीक्षा से पहले मेहंदी ना लगाने की भी सलाह दी गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने कहा कि राजस्थान में टेबलेट्स पर भर्ती एग्जाम होंगे और इसके लिए IIT कानपुर और IIT मद्रास के साथ मिलकर परीक्षण चल रहा है। जल्द ही पॉजिटिव रिजल्ट सामने आएंगे। राजस्थान में सहकारिता का दायरा बढ़ाने के लिए 2 से 15 अक्टूबर तक सहकार सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। राज्य की सभी 8,600 पैक्स में शिविर लगाए जाएंगे और इन शिविरों में 5 मुख्य गतिविधियां होगी। नए पैक्स के गठन के लिए प्रस्ताव और सदस्यता राशि ली जाएगी। नए सहकारिता कानून की जानकारियां दी जाएगी। पैक्स और डेयरी सहकारी समितियों में युवा और महिलाओं के लिए विशेष सदस्यता अभियान भी चलेगा। PM किसान योजना के लंबित आवेदनों की eKYC और आधार सीडिंग भी कराई जाएगी। 2 से 15 अक्टूबर तक सहकार सदस्यता अभियान राजस्थान में चलेगा। इधर आप देखिए, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 को लेकर खबर 15 जनवरी से शुरू होगा। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 2026 में आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले प्राइवेट स्टूडेंट्स के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है। RSS प्रमुख मोहन भागवत जोधपुर से रवाना हो गए। 9 दिन के प्रवास पर आए थे। समन्वय बैठक में भी हिस्सा लिया था। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण मामले में सुनवाई हुई। सरकार ने हाई कोर्ट में जवाब पेश किया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को फिर सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने जवाब पेश करते हुए नई और पुरानी पॉलिसी में अंतर भी बताया। इंदौर के ट्रेडिंग कारोबारी की 58 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी सीज की गई है। ईडी ने कार्रवाई की है। हवाला, ऑनलाइन सट्टेबाजी और क्रिप्टो करेंसी में लिप्तता पाई गई थी। देश का दूसरा सबसे स्वच्छ वायु वाला शहर, जी हां, जबलपुर को लेकर यह बड़ा अपडेट आया है। स्वच्छता में 5वें स्थान के बाद अब स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में देश में दूसरा स्थान प्राप्त कर जबलपुर नगर निगम ने एक बार फिर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। एम्स भोपाल ने मरीजों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एम्स स्वास्थ्य मोबाइल ऐप सुविधाएं शुरू कर दी हैं। ये नया अपग्रेडेड ऐप मंगलवार को लॉन्च कर दिया गया और ऐसे में अब अस्पतालों में लंबी लाइनों से छुटकारा दिलाकर मरीजों को तेज, पारदर्शी और सुरक्षित चिकित्सा सेवाएं देने का प्रबंधन ने दावा किया है। एम्स स्वास्थ्य मोबाइल ऐप पूरी तरह से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अनुरूप है। मरीज इस पर अपना आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ID भी बना सकते हैं, लिंक भी कर सकते हैं और इससे जुड़े हेल्थ रिकॉर्ड देश के अन्य हॉस्पिटलों में भी एक्सेस किए जा सकेंगे। वहीं आप देखिए, मध्य प्रदेश से एक और बड़ी खबर। ईडी की दिल्ली यूनिट ने मंगलवार को दिल्ली और भोपाल में 10 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाइयां शुरू की। ये कार्रवाई EHDPL एरा हाउसिंग एंड डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर की जा रही है। हालांकि ईडी की भोपाल यूनिट ने इस कार्रवाई की जानकारी से इंकार किया है। इंदौर में दशहरे की तैयारी शुरू हो गई है। 111 फीट का रावण और 250 वर्ग फीट में लंका बनेगी। शस्त्र पूजा के साथ काम प्रारंभ हो गया है। साथ ही मध्य प्रदेश के भोपाल में राजधानी के शासकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल परिसर में मंगलवार को थायराइड और मोटापा यूनिट शुरू की गई और इसका मकसद है मरीजों को होम्योपैथी की दवाओं और रिसर्च के जरिए बेहतर और लंबे समय तक असरदार इलाज देना। और आपको बताएं, ये यूनिट भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और केंद्रीय होम्योपैथी रिसर्च काउंसिल की पहल पर शुरू की गई है। भोपाल में पहली थायराइड और मोटापे की होम्योपैथी यूनिट शुरू हुई। महिलाओं और युवाओं को मिलेगा केमिकल फ्री इलाज। भोपाल के बाद होगा राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार। छत्तीसगढ़ में MBBS एडमिशन में फर्जीवाड़ा, 3 छात्राओं का प्रवेश कैंसिल हो गया है। फर्जी EWS सर्टिफिकेट बनवाए गए थे। छत्तीसगढ़ में 10,538 स्कूलों का युक्तियुक्तकरण पूरा हुआ। 16,165 टीचर्स और प्रिंसिपल समायोजित हुए हैं। अब प्रदेश के हर स्कूल में शिक्षक होंगे। झारखंड में 10 सितंबर से मौसम का मिजाज बदल सकता है, बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। बिहार में आप देखिए 125 यूनिट फ्री बिजली से जुड़ी खबर आई है। एक घर में 1 से अधिक मीटर लगाने के लिए देना होगा बंटवारा
बचाओ रेंट एग्रीमेंट। बिहार में मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाने के लिए लोग कई जुगाड़ लगा रहे थे। बिजली विभाग ने अब नियम थोड़े सख्त कर दिए हैं। एक घर में एक से ज्यादा कनेक्शन के लिए बंटवारा पत्र या रेंट एग्रीमेंट जरूरी होगा। वहीं किराएदारों के लिए भी रेंट एग्रीमेंट अनिवार्य किया गया है। झारखंड में बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया पर झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में जवाब तलब किया है। टीवीएस अपाचे के 20 साल पूरे हुए, कंपनी ने एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च किया है। इन्फोसिस 13,560 करोड़ रुपए का बायबैक ला सकती है। 11 सितंबर की बोर्ड मीटिंग में इस पर चर्चा होगी। सोने चांदी से जुड़ा भाव अपडेट भी आपको बता देते हैं। सोने चांदी के दाम एक बार फिर से ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। सोना 1438 रुपए बढ़कर 1,09,475 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी 357 रुपए महंगी होकर 1,24,770 रुपए प्रति किलो पर रही। साथ ही आपको बताएं आज पितृपक्ष और चतुर्थी व्रत का योग 10 सितंबर को बन रहा है। बुधवार 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी व्रत भी किया जाएगा और अभी पितृपक्ष चल रहा है और इस पक्ष की चतुर्थी का काफी महत्व है। और चलते चलते आपको बताते हैं आज का राशि फल। आज 10 सितंबर बुधवार को मेष राशि वालों को प्राइवेट नौकरी में महत्वपूर्ण उपलब्धियां मिल सकती हैं। कर्क राशि के लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। वृष और कुंभ राशि वालों की रियल एस्टेट से जुड़ी फायदेमंद डील हो सकती है। वृश्चिक राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। मकर राशि के लोगों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में फायदेमंद एग्रीमेंट मिल सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को तरक्की के मौके भी मिलेंगे और बाकी बची हुई राशियों के लिए सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ये वीडियो आप हर रोज देखिएगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। यार दोस्तों के साथ इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में आपसे जल्दी फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।